Hello and welcome to Study Icon Educations. I welcome you all to our series NCERT आंदोलन, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 से 12 तक की सभी न्यू NCERTs, ओल्ड NCERTs और जो भी अदर रिलेवेंट बुक्स हैं। पर आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की पॉलिटी, चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं और पूरी 6th क्लास की पॉलिटी वो भी हम कर चुके हैं। आपने नहीं देखी हो तो हमारा चैनल विजिट कर लो, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस, उसको सब्सक्राइब कर लो। और हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस एंड में जेड है, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और चाहे तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो एक पीयर ग्रुप है, ठीक है, उसमें सभी डिस्कशन करते हैं। और आज की पीडीएफ, सभी नोट्स, क्लास के लिंक्स आपको सभी ग्रुप पे और चैनल पे दोनों पे मिल जाएंगे। आपकी मर्जी, आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ ना। आज हम करने के वाले चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 9 जुड़े हुए हैं दोनों चैप्टर्स। बट हाँ, हम सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, क्रोनोलॉजी में दिया है तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। उसका एक रीज़न है और वो 9 चैप्टर में आपको बता दूंगा। दोनों ही चैप्टर इक्वालिटी के हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। और मैं ये वाली बात भी आपको बता चुका हूँ कि क्लास 6 जो है उसमें हमने मेजरली पढ़ा था लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। मैंने आपको हायरार्की बताई थी, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। हमने बताया था नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस साल हम पढ़ेंगे 7th क्लास में स्टेट लेवल के बारे में, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट, जिसके 2 चैप्टर्स हैं। और उसके बाद 8th क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को। और इसी में ही हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट भी हम 8th क्लास में ही करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म है, ठीक है, फेडरलिज्म है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में, वो जो सभी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहना। अभी फिलहाल हम 7th क्लास में हैं और आज का हमारा मोटिव है चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ को करना, ठीक है। अब वाई हेल्थ, हम हेल्थ पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम हेल्थ, एक देखो हेल्थ जो चीज़ है ना, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी बड़ा एक सेक्टर है गवर्नमेंट की नज़रों से। तो हम हेल्थ के एग्जाम्पल से समझेंगे स्टेट का रोल, ठीक है, स्टेट का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो वो काम, उस काम को करती कैसे है, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। शुरुआत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, वही हमारा जो सेकंड चैप्टर है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखो शुरुआत में ही ना इसी बार इस टॉपिक को ऑलरेडी छेड़ दिया है एनसीईआरटी ने, क्या कि हम हेल्थ के एग्जाम्पल से पढ़ने वाले हैं। वरना और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हेल्थ तो है ही, साथ में एजुकेशन भी है ना, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग फैसिलिटीज, डेवलपमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, जो भी और चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो इन सब, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें ना, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों है ना। खैर, उस ये अथॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम 8th क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। देखो हेल्थ केयर, अब जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो हेल्थ में क्या आप समझ रहे हो, हेल्थ में गवर्नमेंट को किस किस चीज़ पर ध्यान देना है? मेडिसिन पे देना है, और किस पर देना है जल्दी बताओ? मेडिसिन और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह पर देना है। हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दूँ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर तीसरी, जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी तो देना है, जैसे कि एम्बुलेंस है ना, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, है ना, उन पर भी देना है। बस इतना ही समझ सकते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सोचे तो हेल्थ केयर ना, जब भी हमारे माइंड में हेल्थ केयर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में यही आता है। बट हेल्थ केयर ना काफ़ी वास्ट है, इससे भी आगे है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो हेल्थ केयर में मेडिसिन आती हैं, यस, इक्विपमेंट्स आते हैं, यस, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ आती हैं, यस। पर क्या सिर्फ इतना ही आता है? नहीं, और भी कुछ चीज़ें जो आती हैं, जैसे एजुकेशन। अब देखो, अब मेडिकल की पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे अपलिफ्ट होएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें मेडिकल के एजुकेशन अलग अलग जगह तक प्रोवाइड करानी होती है, वो आता है। इसके अलावा अवेयरनेस गवर्नमेंट को फैलानी होती है ना, उस पर भी तो बात करेंगे। अब देखो, कई सारी आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो
हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। कोई बीमारी होती है ना, लोग कहते हैं कि चलो घर में इलाज कर लो। ठीक है, जो घर का इलाज होता है ना, अच्छा भी होता है, कोई बुराई नहीं है, बट डॉक्टर से कंसल्ट ना करना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है ना। कई कई दिन तक आदमी बीमार पड़ा रहता है, बट कहते हैं घर वाले नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिक्स्थ ऑप्शन, जो बहुत ही बेसिक सा है बट आपने सोचा नहीं होगा, वो है क्लीनलीनेस। क्यों नहीं सोचा क्लीनलीनेस, आप बताओ। अगर डर्ट होगी, है अगर डर्ट होगी, अब हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा डर्ट के बारे में, जब हमने इक्वालिटी पढ़ी थी, तब हमने ये भी तो देखा था कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखा है ना, बट उसके अलावा उसको लाइन में खड़ा क्यों होना पड़ रहा था कांता को, अपनी बेटी को लेकर। आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। अगर उनके कॉलोनी में वो डर्ट ना होती, अब देखो ना, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ये रोड है, इधर तो रिच सोसाइटी है काफ़ी, है ना, और इधर क्या है, इधर मिडिल क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कूड़े वाला आता है ना, तो वो इनकी तो हर गली में जाता है, घर घर जाकर कूड़ा लेता है, बट वही कूड़े वाला ना सिर्फ यहाँ से बाहर बाहर से निकलता है। अगर आप यहाँ रहते हो ना, तो आपको बाहर आना पड़ेगा कूड़ा देने, यहाँ रहते हो तो बाहर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। हमने इक्वालिटी चैप्टर में, चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी में पढ़ा था। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लीनलीनेस के इशू हो जाएंगे, है ना। मैं आई क्यों लिख रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ट्रोल मत करने लगना। तो क्लीनलीनेस, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ क्लीनलीनेस नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर ही तो सफ़र करेगा। इसके अलावा जो बीमारियाँ होती हैं उनका अवेयरनेस, क्लीनलीनेस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को भी देखना। अब इसके अलावा देखो, क्लीनलीनेस में ही आ जाता है वैसे तो कॉन्सेप्ट, बट चलो मैं हाईलाइट करके लाता हूँ। वाटर फैसिलिटीज़ में आता है क्लीनलीनेस। हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ झाड़ू लगाना और आसपास की चीज़ों को साफ करना वही नहीं होता, सीवेज, है ना, सैनिटेशन। अब ये मत कहने लगना कि इन टर्म्स का मतलब बताओ, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब मिलकर बनाती हैं हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर को आप अपनी ना बाउंड्री मत बनाओ कि यहाँ से यहाँ तक होता है हेल्थ केयर, नहीं होता, काफ़ी और होता है। अब एक पॉइंट मैं और लिखना चाहता हूँ, वो है मेंटल हेल्थ। ये इशू काफ़ी बड़ा है, गवर्नमेंट ने अब जाकर तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं। मेंटल हेल्थ को ना हम समझते नहीं हैं हेल्थ केयर में, आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर। लोगों को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट ये धीरे धीरे ना हमारी सोसाइटी को खोखला करता जा रहा है। मेंटल हेल्थ एक काफ़ी बड़ा इशू है, और ख़ास करके कोविड के बाद से जब लोगों ने घर पे रहना शुरू किया और अलग अलग प्रॉब्लम आई, लोगों की जॉब्स चली गई और पता नहीं क्या क्या हुआ लोगों के साथ, है ना। तो उन सब की वजह से मेंटल हेल्थ ना एक लेवल वो बढ़ गया। भले ही अब कोविड खुल गया है, बट लोगों की लाइफ पर ना बड़ा इम्पैक्ट आया है। आप देखो हमारे सोसाइटी में इस टाइम, एज ऑफ 2023, जनवरी 2023, है ना, तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा हो रखी है इन्फ्लेशन। इन सब चीज़ों का असर ना एक मिडिल क्लास के ना मेंटल हेल्थ पे पड़ता है बहुत ज़्यादा, और यही मेंटल हेल्थ ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हार्ट रिलेटेड, ठीक है, जो कार्डियक डिसीजेज है ना, उनको क्रिएट कर रही है। और ये किस पे आता है, डायरेक्ट हेल्थ केयर पे। अब समझे, आपस में सभी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें हेल्थ केयर में ही इंक्लूड करना है। ठीक है, अब अगर हम कोई पूछे ना व्हाट इज़ हेल्थ केयर, तो शायद अब आप जवाब भी दे पाओगे कि हेल्थ केयर क्या होता है। नाउ आते हैं दूसरे टॉपिक पे, हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर तो हमने समझा, बट हेल्थ केयर की सिचुएशन इंडिया में कैसी है। और एनसीईआरटी तो मतलब मैं क्या कहूँ, कितनी तारीफ करूँ एनसीईआरटी की, इतने सही और अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ाता है ना। इस टेबल को आप पढ़ लो, आपको पूरा का पूरा जो पूरा सीन है ना हेल्थ केयर का इंडिया में, वो सारा का सारा एक बारी में समझ आ जाएगा। क्या है, एक तरफ तो एनसीईआरटी ने पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ नेगेटिव पॉइंट। पहला ही पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है, और ये रियलिटी भी है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, देखो आपने भी सुना होगा, कई सारे ना एमबीबीएस कर रहा है हमारा बेटा, है ना। कहाँ से कर रहा है, फिलीपींस से कर रहा है, ठीक है। कहाँ से कर रहा है, अभी तक तो यूक्रेन का भी नाम आता था, काफ़ी सारे हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे पड़े थे। इनफैक्ट मेरे भी कुछ दोस्त थे जो यूक्रेन थे, बट वो वहाँ से आ गए सेफली, और आज वो रशिया हैं। बाद में रशिया ने ऑफर किया, क्योंकि यूक्रेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है, जैसे उर्दू और कौन सी लैंग्वेज हमारी हिंदी, ये सिमिलर है। आप देखो ना, पाकिस्तान में उर्दू और इंडिया में हिंदी बोली जाती है,
तो कितनी सिमिलर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ वर्ड्स हैं अलग। तो ऐसे ही रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज हैं, ये भी एक जैसी सी लैंग्वेजेस हैं। तो आज के मेडिकल के स्टूडेंट्स रशिया में हैं, यूक्रेन में थे, फिलीपींस। तो जब भी ये वाली बात आती है ना, कनाडा में भी जाते हैं, है ना, तो ये वाली जब भी बात आती है ना कि हमारा तो बच्चा बाहर से पढ़ रहा है, भैया बाहर से इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में उसका ना सिलेक्शन नहीं हो पाया, तुम्हारा बच्चा कम इंटेलिजेंट है ना। जब भी अब से कोई भी कहे ना कि हमारा तो बेटा फिलीपींस से एमबीबीएस कर रहा है, तो बता देना कि एमबीबीएस ना इंडिया में ज़्यादा अच्छी है, फिलीपींस में तो कुछ भी नहीं है। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर आता है आज भी, किस चीज़ को लेकर, मेडिकल की स्टडीज़ को लेकर, है ना, एजुकेशन को लेकर, मेडिकल की पढ़ाई की, आई एम सॉरी, ठीक है, एजुकेशन को लेकर। दूसरा नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, इसमें भी इंडिया नंबर 1 पर आता है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो प्रोड्यूस होते हैं ना एनुअली, वो आज भी इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत पुरानी है और आज तक इंडिया का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। आप यूरोप और अमेरिका किसी देश में चले जाओ, ठीक है, यूरोप में भी कई सारे देश हैं, अमेरिका में भी, हम नॉर्थ अमेरिका में ही बात करो तो कनाडा आता है नॉर्थ अमेरिका में, यूएस आता है, मैक्सिको आता है। तो आप इन देशों में चले जाओ, यहाँ जाकर देखो, यहाँ पर हर तीसरा डॉक्टर ना इंडियन ओरिजिन है। बिलीव मी, माधुरी दीक्षित के हस्बैंड को ही देख लो, नेने को। मतलब चलो ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, बट ये वाली बात बड़ी सेंसिटिव है कि दुनिया भर में डॉक्टर्स ना इंडियंस हैं। और अब देखो, इसमें ये नहीं सोचना कि यार हमारे डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, नहीं, हमारे पास भी पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं है। अब जैसे हमारी ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें क्या है, हर एक जज पर ना 1-1 लाख के आसपास केसेस हैं, ज़्यादा है शायद, 1 लाख में कम बता रहा हूँ। तो वो जज कैसे करेगा, एक टाइम पर एक जज के ऊपर 1-1 लाख केसेस हैं, जज पे केस नहीं चल रहा, बट जज को वो हैंडल करने हैं। और एन एवरेज अगर 10 जजेस हैं तो 10 लाख केसेस हैं, ये देख लो। तो ये वाली सिचुएशन जो ज्यूरिसडिक्शन में है ना हमारे, वो वाली सिचुएशन मेडिकल में नहीं है, थैंकफुली। पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ना लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा हम डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 न्यू डॉक्टर्स एवरी ईयर। और ये तो पुराना स्टैटिस्टिक्स है, अभी तो मुझे 50,000 कहना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और अवेयरनेस भी बढ़ गई है, स्टूडेंट्स बाहर जाने को तैयार है। बाहर से मतलब क्या, अपना शहर छोड़ के, देश के बाहर नहीं पढ़ने, अपने शहर से बाहर पढ़ने, है ना। दिन पे दिन नीट यूजी और नीट पीजी, इनका बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं इनमें। तो ये स्टैटिस्टिक्स तो बहुत बढ़ गई होगी, 30,000 तो काफ़ी कम है ना। बट वहीं अगर दूसरी साइड देखें, अब देखो, ये तो एक रियलिटी है, बट दूसरी रियलिटी भी क्या है कि जो अधिकतर डॉक्टर्स हैं ना इंडिया में, वो अर्बन एरियाज़ में ही सेटल हैं। और अगर रूरल एरिया की बात करें ना, तो वहाँ पे लोगों को बहुत बहुत डिस्टेंस चलना पड़ता है। अब भी इस पॉइंट से मैं एक बात छीनना चाहूँगा और मैं ज़रूर ये वाली बात कहना चाहूँगा, आज भी ऐसी कई जगहें हैं, ऐसे कई एरिया हैं जो गांव हैं, रूरल एरियाज़ बहुत बैकवर्ड, मतलब ऐसे गांव जहाँ पर विकास इसलिए नहीं हो पाया, जहाँ पर डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पानी की दिक्कत है, ड्रॉट्स पड़ा रहता है, इतने बुरे हैं, जहाँ कच्चे मकान ही मिलेंगे आपको, ठीक है, जहाँ पर पानी भरने के लिए भी फीमेल्स को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। ऐसे गांव में, ऐसे रूरल एरियाज़ में ना जेंडर बेसिस पर इनइक्वालिटी है हेल्थ केयर में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जेंडर के बेसिस पर इनइक्वालिटी है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी कैसे, मैं बताता हूँ कैसे होता क्या है। जैसे अब एक रूरल एरिया है, अब वो बहुत पिछड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो टाउन में हो, उनके आसपास कोई अच्छा टाउन नहीं होगा, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता होगा, है ना, टाउन में। शहर तो होगा ही नहीं, टाउन होगा, और उससे भी फिर जाके एक अर्बन एरिया होता है, और मोस्टली डॉक्टर्स तो वहीं पर सेटल हैं अर्बन एरियाज़ में, है ना। तो इसलिए क्या होता है ना, जब एक वहाँ पे फीमेल जो गांव में होती है, अब देखो, मेल्स होते हैं गांव में, वो ही जाते हैं बाहर, चलो शहर तक नहीं जाए तो टाउन तक तो वही जाते हैं बाहर काम करने। फीमेल्स यूजुअली उसी गांव में रहती हैं, आसपास के तालाब है या वेल है, वहाँ से पानी लेती हैं, वहीं से लकड़ियाँ काटती हैं, वहीं पे घर का काम करती हैं, वो वहीं रहती हैं सेम एरिया में। तो क्योंकि उनका बाहर जाना नहीं हो पाता, और वो स्पेशली उनका जाना रूटीन बनता नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाएं, है ना। तो कई बार जब फीमेल्स बीमार होती हैं ना, तो जो मेल्स होते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो वही दवाइयाँ ले आते हैं शाम को लौटते हुए।
और इसीलिए प्रॉब्लम होती है, जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट होता है कि फीमेल्स नहीं जा पाती बाहर डॉक्टर को चेकअप कराने, और सिर्फ वो मेल वहाँ पे दवाई ले आते हैं उनकी। तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, और ये किसकी वजह से होती है? इस प्रॉब्लम की वजह से कि अर्बन एरियाज में ही मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वहीं सेटल हो चुके हैं, रूरल में नहीं है। रूरल में आएंगे ना तो जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्रिएट हो रखी है ना, वो कम हो जाएगी। और कई बार तो वैसे भी इनइक्वालिटी अलग भी है, जेंडर के बेसिस पे नहीं, अलग भी है। भाई कई लोग जानबूझ कर ही नहीं जाते बाहर, भाई उन पर इतना पैसा ही नहीं है ना कि वो अलग से किराया लगाएं और वेस्ट करें ना। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव की तरफ ये कहता है कि जो हमारा हेल्थ केयर है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है बहुत टाइम से, वो सब्सटेंशियल ग्रोथ देख रहा है। 1950 की हम बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था, ये मान लो 1947 में हुआ था, है ना। तो 1950 में कोई सर्वे हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग ये इतने 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। 1991 में माने पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम पर, है ना, 1991, उस टाइम पर 11,000 कुछ हॉस्पिटल्स थे। और अगर 2017 की बात करें अभी की, तो 23,000 हो गए हैं। आप देख रहे हो, डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है। और इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हर साल 5 लाख के अराउंड, 5 लाख के अराउंड लोग टीबी से उनकी डेथ होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये इंडिपेंडेंस से चेंज नहीं हुआ है। 2 मिलियन, 20 लाख, ये तो 5 लाख की बात थी, 20 लाख तो मलेरिया की रिपोर्ट आती है हर साल, 20 लाख की। भाई मायने रखता है, कई देशों की तो आबादी है इतनी, है ना। तो और ये नंबर कभी भी अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज भले ही जाता है, बराबर रहता है, पर ये डिक्रीज नहीं हो रहा। और आयरनी क्या है, ये इंक्रीज हो रहे हैं नंबर जो है हमारे, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के, बट जो हेल्थ केयर है ना, उसकी इंप्रूवमेंट में कोई नहीं है। अब अगर इंडिया की बात करें ना हेल्थ केयर की, देखो इंडिया दो चीज़ों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर हम चाइना के बाद बात करें, चाइना के बाद हाँ, एक्चुअली एक्चुअली इंडिया नंबर 1 पे है। मैं आपको बताऊं, इंडिया मेडिसिन्स मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करने में, मतलब दुनिया भर को मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करने में इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। बट प्रोड्यूस करने में नंबर 2 पे है। कैसे? वो प्रोड्यूस तो सेकंड नंबर पे करता है, फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूस तो चाइना करता है, बट चाइना खुद ज़्यादा कंज्यूम करता है मेडिसिन को, जबकि इंडिया इतना नहीं करता, इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है ना। तो ये कंसर्निंग बात है। क्यों? क्योंकि इस साल 2023 में हम चाइना को पॉपुलेशन में बीट कर देंगे, हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। तब भी हम चाइना से कम मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और प्रोड्यूस भी हम ज़्यादा ही करते हैं। नहीं, प्रोड्यूस एक्चुअली हम सेकंड नंबर पे करते हैं, है ना, एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं दुनिया में। और यही चीज़ वीट के लिए भी है। वीट भी, चलो खैर वीट एक अलग चीज़ है, हेल्थ केयर में नहीं आता। अब देखो मेडिकल में बात करें ना, मेडिकल में इंडिया बहुत कमा रहा है। इंडिया की मेडिसिन दुनिया भर में ली जाती हैं, पूरे अफ्रीका में इंडियन मेडिसिन ही चलती हैं। आप देख लो, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाओ अफ्रीका के किसी भी देश में, हाँ जी, किसी भी देश में चले जाओ, आपको उस स्टोर में 10 दवाई उठाओ और 10 में से 6 या 7 इंडियन होंगी। इतना ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल इंडिया में। और हेल्थ केयर की बात करें, डॉक्टर्स वगैरह के स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दिया है, हर 3 में से 1 इंडियन ही मिलेगा, है ना। मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी है ना, बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने। इसके अलावा मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं? मेडिकल टूरिस्ट जो अपना इलाज कराने इंडिया आते हैं, इंडिया के हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो इतना ज़्यादा इंडिया कमा रहा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई कमी होनी चाहिए, हमारे पास तो उल्टा डेफिसिट नहीं होना चाहिए, हमारा तो अकाउंट डेबिट में होना चाहिए इसमें। बट ये ऐसा है कि मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा आता है अपने हॉस्पिटल्स कराने दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स इन इंडिया बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो बेस्ट हैं कंपेयर टू, कहीं से भी कर लो कंपेयर, वो बेस्ट हैं। और इतने ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करते। पर दूसरी तरफ देखें तो 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज वाटर बॉर्न है। मतलब वाटर, मैंने आपको बताया एक पॉइंट ये भी है वाटर का। तो वाटर बॉर्न डिजीज है, डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी डिजीज होती हैं इंडियंस को वाटर की तरह से।
हॉस्पिटल्स वगैरह सब हैं, बट अगर हम वाटर फैसिलिटीज़ को भी सही करें, हमने एक इस चीज़ पे ध्यान दिया बट दूसरी चीज़ हम देखना भूल गए, और इसीलिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स लिखवाए थे कि हम सिर्फ इन्हीं 2-3 चीज़ों पर नहीं देख सकते, हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, वरना इन चीज़ों का फ़ायदा ही क्या रह गया? हम बढ़ाते रहो, जितने हॉस्पिटल्स बढ़ाने बढ़ाते रहो, ये बीमारियाँ ही बढ़ती रहेंगी साथ-साथ, है ना? अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा पुराना स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए थर्ड लार्जेस्ट लिखा है ना? एक्चुअली में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मेडिसिन्स के अब, ठीक है? और एक्सपोर्टर में तो हम नंबर 1 हैं ही, एंड ऑल्सो द लार्ज एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम, पर वहीं पे हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर न्यूरिश्ड। अब देखो, मैं खुद भूल गया हूँ लिखना 8th पॉइंट को, कौन सा? न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट क्या है ये न्यूरिशमेंट? हमें अगर एडिकेट फूड नहीं मिलेगा, फूड भी हेल्थ केयर में ही आना चाहिए, फूड प्रॉपर फूड बिना जर्म्स का और अच्छी डाइट वाला, बैलेंस डाइट, ये सभी चीज़ें हेल्थ केयर सिस्टम में ही आती है। जब डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर कई बार कहता है ना कि बैलेंस डाइट बनवाओ, अपनी डाइटिशियन को दिखाओ, तो वो डाइटिशियन भी हेल्थ केयर के अंडर ही आता है। इसके अलावा अभी तो गवर्नमेंट योगा इन सब को प्रमोट कर रही है, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये भी तो वही हैं। आयुष स्कीम के आपको बारे में पता हो? आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, आयुष वैद में आयुर्वेद, यूनानी, और एस से पता नहीं क्या है, एच से क्या है, होम्योपैथी, है ना? इन सब चीज़ों को भी प्रमोट कर रही है जो एलोपैथी से अलग हैं। एलोपैथी को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। अब हमने टेबल पढ़ी है, एक बार ध्यान से देखना इस टेबल को, हमने पढ़ लिया इस टेबल को, है ना? इसके चारों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब एक बार ये लाइन लिखी है, एक बार इसको देखो। इन इंडिया, हम कहते हैं इंडिया में कि हमारे पास ना एडिकेट मनी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वी डोंट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज़, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पाएगी देश को। बट आप एक बार इस टेबल को देखो और बताओ, क्या हम पे रिसोर्सेज नहीं है? हम पे रिसोर्सेज हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि हमने ना शुरू से, अब तो हम कर रहे हैं, बट हमने शुरू से ना कुछ ही चीज़ों पर फोकस किया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। एक्सरसाइज हम क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते? एनसीईआरटी ने तो एक्सरसाइज पॉइंट लिखा भी नहीं है, मैं इंक्लूड करता हूँ एक्सरसाइज को, क्यों नहीं करेंगे हम इसमें एक्सरसाइज इंक्लूड? करनी पड़ेगी यार, वो भी तो हेल्थ केयर का ही पार्ट है। अब देखो, दो स्टोरी दे रखी है, पहली तो स्टोरी ऑफ हाकिम शेख है और दूसरी है दो बच्चों की स्टोरी है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अब पहले हाकिम शेख को समझते हैं। हाकिम शेख डिपेंड करती है हम इसको अच्छे से स्टोरी वाइज समझ सकें, इसलिए स्टोरी दी है ना? और जो दूसरी है, ये जो है, ये आगे आएगी हमारी पब्लिक और प्राइवेट के बारे में हम बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज ना बटी हुई हैं दो तरीकों से, एक पब्लिक जो गवर्नमेंट बेस्ड है ना? और प्राइवेट जो इंडिविजुअली प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, ठीक है ना? पहली स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। क्या है? एक हाकिम शेख होता है, आदमी है हाकिम शेख, कोलकाता का होता है ये। तो ये मेंबर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, ठीक है? अब क्या होता है, एक बार 1992 में, 1992, अभी जो हमने बात की 1991 की, है ना? 1992 में स्कैम, 1992 आपने देखा भी होगा, तो तब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये तब की बात है। अब देखना होता क्या है 1992 में, वो एक्चुअल में गलती से ना रनिंग ट्रेन से गिर जाता है और उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हमने पिछले कांता की स्टोरी में भी देखा था, कांता और सुजाता वाली स्टोरी में, अब नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर, देख लो जाकर। कांता की स्टोरी में हमने क्या देखा कि वो बहुत देर तक एक लाइन में खड़ी रही थी, है ना, अपनी बेटी को लेकर, और क्या कहा कि हम वोटिंग की लाइन में खड़े हैं, ये अच्छी बात है, बट दूसरी तरफ आयरनी ये है कि हम गरीबों को इस लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता है, जबकि जो बड़े सेठ होते हैं ना, वो लोग नहीं खड़े होते। तो यही बात थी, क्योंकि वो एक मजदूर आदमी था, मजदूर, तो इसी वजह से उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया हमारे यहाँ बेड्स नहीं है। दूसरे में ले गए, उन्होंने कह दिया फैसिलिटीज़ नहीं है। तीसरे में ले गए, कह दिया डॉक्टर नहीं है। ये सब चलता रहा। फाइनली 14 घंटे उनको इसी क्रिटिकल सिचुएशन में रहना पड़ा, कहीं एडमिट नहीं हुए, प्राइवेट क्या नाम, पब्लिक हॉस्पिटल में कहीं एडमिट नहीं हुए। उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा लोगों ने, और वहाँ पे उनको बहुत सारे पैसे अपने खर्च करने पड़े। और इस एटीट्यूड से परेशान होकर ना, उन्होंने, हाकिम शेख ने, और जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है, उन्होंने केस किया कोर्ट में।
अब खैर वहाँ क्या हुआ होगा क्या नहीं, ये इसके ऊपर डिस्कशन करने का है, वो सब आप कर लेना। बट देखो, आप देखो ना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि जहाँ पर हमें सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, जब हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा 2700, 11,000, 23,000, और अब ये 2017 का है, अब तो और बढ़ गए होंगे भाई, 25,000 भी हो गए हों, है। तो देखो ना, बढ़ता जा रहा है ये, बट उसके बाद भी वो एडमिट नहीं हो पाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। अब दूसरी स्टोरी क्या आती है पब्लिक और प्राइवेट में। देखो मैं स्टोरी को अलग से समझाता हूँ, वो कॉमिक खोलने की इसको जरूरत नहीं है। होता क्या है, दो बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लो ए और बी। अब ये ए और बी का होता क्या है, ए और बी तो होता है मिडिल क्लास माने पुअर, है ना, और बी क्या होता है, रिच होता है, दोनों दोस्त होते हैं। अब पुअर बताता है कि मेरी तबीयत खराब हुई थी, रिच बताता है मेरी भी हुई थी एक बार तबीयत खराब। तो वो किस बारे में बात करते हैं, वो अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। जब वो एडमिट हुए थे तो पुअर बताता है कि हम ना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा था, है ना, वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, काफ़ी कम पैसों में 10-20 रुपए में हमारा काम हो गया, वो ये बताता है, बहुत सस्ते में हमारा काम हो गया वहाँ पर। बट हमें बहुत देर लाइन में खड़े रहना पड़ा था, वहाँ पर अच्छे से बेड भी नहीं था, और डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आ रहे थे, वो ये बताता है ए। फिर जो रिच वाला होता है ना, वो बताता है कि नहीं हम तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, और वो एक 5 स्टार होटल जैसा था, वहाँ की नर्स बड़ी प्यार से बोल रही थी, उनको उसी तरीके से ट्रेन किया था प्यार प्यार से बोलने के लिए। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ, कोई लाइन में रहना खड़ा नहीं हुआ, हम सीधे रिसेप्शन पे गए, वहाँ पे हमने फीस सबमिट करी डॉक्टर की, और डायरेक्टली हमको डॉक्टर के केबिन में भेज दिया गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइवेट की फैसिलिटी कितनी बढ़िया है ना, बट पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो रिच तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पुअर एंड मिडिल क्लास, इवन सम इन सम केसेस अपर मिडिल क्लास ऑल्सो, वो कहाँ जाएंगे, उनको गवर्नमेंट में जाना पड़ता है, जहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते, अच्छे से उनके साथ व्यवहार नहीं होता, उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ना, ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इन दोनों ने बाद में ये भी डिस्कस किया कि मुझको तो थोड़ी सी ही दवाई दी थी, और इसने बताया मुझको तो बहुत सारी दवाई दी थी। तो इससे हमें पता चला ना कि प्राइवेट करना क्या चाहता है, प्राइवेट चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, मेडिसिन भी बेचे, अलग अलग चीज़ों में प्रोवाइड कराए उनको, और ज़्यादा पैसे ले। जबकि पुअर को उसी सेम बीमारी के लिए, उसी सेम कंडीशन के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उन्होंने कम चार्ज किया, दवाई कम दी, जितनी चाहिए थी उतनी दवाई दी, है ना। अब इसी के ऊपर हमें पढ़ना है। देखो पब्लिक में क्या है, हमारे पास सब है ना, हमारे पास एक विलेज लेवल पर भी हमने नर्सिंग होम्स खोल रखे हैं। फिर हम बात करें स्टेट उस पे, सॉरी सॉरी, अर्बन में भी हमने खोल रखे हैं। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। इतना हमने सब कुछ खोल रखा है। जो हमारे पास रूरल्स में है, देखो रूरल्स में ना डॉक्टर्स नहीं मिलते अच्छे, तो वहाँ पे ना नर्सेस चलाते हैं उनको। और अगर हम बात करें अर्बन में, और अर्बन में भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी डेवलप्ड जगहों पे, हम बात कर सकते हैं सेमी अर्बन, है ना। तो सेमी अर्बन एरियाज़ में क्या है हमारे पास, वहाँ हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर एक्चुअली मेंशन भी होना चाहिए, ये रहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आप पढ़ना इसको खुद से, आपको पता चलेगा। तो ये सब है हमारे पास, ये हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कराती है, जैसे फूड्स को लेकर स्कीम ले आती है गवर्नमेंट, जो है इनिशिएटिव प्रोवाइड कराती है। मान लो आपकी आपकी इनकम इससे कम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको हेल्प कराई जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फाइनेंशियल एड दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। वो अवेयरनेस ना प्राइवेट नहीं फैलाते,